नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन ये बदलाव पटना से नहीं आएगा। पटना में जो 23 जून को यानी जो सम्मेलन होने जा रहा है आज, उससे नहीं। ये बदलाव आएगा लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण नए सिरे से बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको मालूम है कि भाजपा ने जो है अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर से बातचीत हो चुकी है, ज़्यादा उम्मीद है कि वो साथ आ जाएंगे। सवाल है आरएलडी का। आरएलडी क्या करेगी? आरएलडी अभी दो नावों की सवारी कर रही है। आरएलडी की बातचीत कांग्रेस और बसपा से भी चल रही है, आरएलडी की बातचीत भाजपा से भी चल रही है। आरएलडी यानी जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। तीन नेता, संजीव बालियान, भूपेंद्र चौधरी और डॉक्टर महेश शर्मा। ये तीन लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में भाजपा का जयंत चौधरी के साथ कोई तालमेल हो। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी ये बात बन जाती अगर इन लोगों ने अड़ंगा न लगाया होता। जाट मतदाताओं में संजीव बालियान की हालत ये है कि मुजफ्फरनगर जहां से वो सांसद हैं वहां की सारी सीटें बीजेपी हार गई 2022 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तीन नेता हैं। सवाल ये है कि इनकी चलेगी या पार्टी हाईकमान की। उस समय भी पार्टी हाईकमान चाहता था, लेकिन उस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब इस समय जो है, अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं, लगभग 9-10 महीने का समय है। तो अभी से खेमेबंदी और रणनीति बनना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय लक्ष्य है कि एनडीए को रिवाइव करना है, मजबूत करना है। तो जितने ज़्यादा साथी जुड़ सके उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश उत्तर प्रदेश में भी हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। उसके बारे में पहले बता चुका हूँ, कई चीज़ें आगे फिर बताऊँगा। लेकिन आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दूसरा जो धड़ा है यानी प्रतिपक्ष, उस समय इस समय समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका है। वो मुख्य प्रतिपक्षी दल के रूप में सामने है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब है। वो 12.5% वोट पर आ गई है घटते घटते। और कांग्रेस की स्थिति उससे ज़्यादा खराब है, वो 2.25% वोट पर है। तो ये दोनों अगर मिलते भी हैं तो वोट परसेंटेज के लिहाज से तो कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं। लेकिन बात अभी और है। राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, कभी 5 भी होते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। तो जो बातचीत अभी चल रही, मायावती के रुख में बदलाव दिखाई दे रहा है। क्या बदलाव? बुधवार को उन्होंने अपने घर पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। काफ़ी देर तक बैठक चली। बैठक में क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन बैठक के बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसमें कहीं भी कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी समय बाद पहली बार हो रहा है जब मायावती की ओर से कोई बयान जारी हो, बहुजन समाज पार्टी कोई बयान जारी करे या मायावती कोई ट्वीट भी करें और उसमें कांग्रेस की आलोचना या कांग्रेस पर तंज न हो। तो क्या मायावती कांग्रेस से अलायंस चाहती हैं? दरअसल मायावती कांचीराम के समय से ही और ये पार्टी बनने के समय से ही कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही। उसे लगता है कि ये वोट उसने कांग्रेस से लिया है, दलित वोट। अगर कांग्रेस से अलायंस किया तो वो कांग्रेस के साथ जा सकता है। इस डर से कभी मायावती ने कांग्रेस को नज़दीक आने नहीं दिया। क्या उनका ये डर खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि अब उनके पास दलित वोटों के नाम पर सिर्फ जाटव वोट बचे हैं और उसमें भी बीजेपी सेंध लगा रही है। और इस लोकसभा चुनाव में आप मानकर चलिए कि जाटव वोटों का एक अच्छा हिस्सा भाजपा के साथ जा सकता है। मायावती को ये बात समझ में आ रही है कि उनके समाज का जो यूथ है, जो युवा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव में है। वो उनके साथ, मतलब बाकी दलित जातियां गई, ये जाटव वोट भी जो युवा हैं वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं बीजेपी की ओर। तो उनके सामने अब ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, ये करो या मरो वाली स्थिति है। उनको कहीं से अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है और जो है उनका कोर वोट, उसके भी खिसकने का डर सता रहा है। तो क्या वो कांग्रेस से अलायंस करेंगी? पता नहीं है। लेकिन उनके भतीजे आनंद
उनकी बातचीत चल रही है कांग्रेस पार्टी के लोगों से। कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा इच्छुक है, खासतौर से प्रियंका वाड्रा। वो चाहती है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से अलायंस हो जाए, और वो इस अलायंस में जो है आरएलडी के जयंत चौधरी को भी जोड़ना चाहती हैं। जयंत चौधरी भी कांग्रेस के साथ जाने में उनको ज़्यादा परेशानी कम से कम फिलहाल नहीं दिख रही है, जब तक कि उससे अच्छा कोई ऑफर ना हो उनके पास। वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, इतनी बात तय है। और कांग्रेस पार्टी फिर से समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहती, ये बात तय लग रही है। तो अब कुल मिलाकर सबके सामने धीरे धीरे विकल्पहीनता की स्थिति हो रही है। सब अलग अलग लड़ें और मटिया मेट हो जाएं, या मिलकर लड़ें और कुछ ज़मीन बचा लें। ये दो ही विकल्प हैं इन पार्टियों के सामने, खास तौर से बसपा और कांग्रेस के सामने तो निश्चित रूप से। तो बसपा और कांग्रेस अगर मिलते हैं तो ये भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि बसपा की बात केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है। बसपा का प्रभाव राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में तो है ही, और उसके अलावा हरियाणा और पंजाब, और उस साथ साथ दिल्ली। हालांकि दिल्ली में लगभग उनका पूरा वोट बैंक जो है वो अरविंद केजरीवाल ले गए हैं, लेकिन यहाँ इन सब जगहों पर 5 से 7-8% तक बहुजन समाज पार्टी का वोट है, मायावती के चुनाव प्रचार किए बिना। अगर मायावती चुनाव प्रचार करती हैं, अगर उनका कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाता है, तो इन सब राज्यों में कांग्रेस का फ़ायदा होने वाला है, और उनकी पार्टी का, मायावती की पार्टी का जनाधार भी बढ़ने वाला है, उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ने वाली है। दूसरी बात, कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती के साथ वो अलायंस करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उनको लोकसभा की ज़्यादा सीटें लड़ने को मिल सकती हैं, जो सपा के साथ नहीं मिलेगी। सपा तो ये घोषणा कर चुकी है कि वो अमेठी और रायबरेली में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, और गठबंधन की बात आएगी, विपक्षी एकता की बात आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 सीटें या 1-2 और सीटें छोड़ सकती है कांग्रेस के लिए। इसलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती। अब सवाल यह है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस करके आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हासिल करना चाहती है, क्या उसको दिख गया है। दोनों पार्टियों का वोट शेयर मिला दे तो 15% से भी नीचे है, तो 15% पर सीट तो मिलती नहीं है। 2-3 फैक्टर हैं जिन्होंने मजबूर किया है कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए। पहला, आजमगढ़ का और रामपुर का उपचुनाव। दूसरा, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव। तीसरा, उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव। अब आप कहेंगे कि ये तो तीरपुर मीरपुर की बात है, ये अलग अलग सब घटनाएं हैं, इनका आपस में लिंक क्या है? इनका आपस में लिंक ये है कि आप चाहे आजमगढ़ के उपचुनाव की बात, लोकसभा उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, या रामपुर का देखिए, मुस्लिम वोट का बंटवारा हुआ। वो जो मुस्लिम वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मुश्त पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गया था, वो नहीं गया। बीजेपी को हराने के नाम पर भी आजमगढ़ और रामपुर में पूरा का पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। कर्नाटक में जेडीएस को छोड़कर मुसलमान पूरा का पूरा आया कांग्रेस के साथ। तीसरा, स्थानीय निकाय में, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश का बटा, केवल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया, बीजेपी को हराने के लिए भी नहीं गया, जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका। तो ये मिथक टूट रहा है कि मुसलमान वोटर बीजेपी को हराने के लिए किसी एक पार्टी के साथ एक मुश्त ही जाएगा। ये 3 घटनाएं इस बात का उदाहरण हैं कि ये स्थिति बदल रही है। मुस्लिम वोट बंटने के लिए तैयार है, अब उसने वो अपनी रणनीति बदल दी है। उसने देखा कि बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त किसी एक पार्टी के साथ होकर पूरी तरह से एक साथ देकर वो बीजेपी को रोक नहीं पाए। बीजेपी को हराना तो बहुत दूर की बात है, उनको सत्ता में आने से भी नहीं रोक पाए। 2 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, 2 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, दोनों चारों चुनाव में ये करके देख लिया मुसलमानों ने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको लग रहा है कि इस
नीति पर चलते रहने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप देखिए स्थानीय निकाय चुनाव में मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट नंबर 2 हो जाता है। कांग्रेस को भी बहुत कम मिले हैं, लेकिन कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिले हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में। इससे बीजेपी उत्साहित हुई है। अब मुस्लिम वोट तब आएगा, ये पहले अंडा की पहले मुर्गी वाला सवाल होता है, जब कोई और भी वोट आए। तो अगर अलायंस होता है बहुजन समाज पार्टी के साथ तो कम से कम 12.5% 13% का एक वोट बैंक साथ में आ जाता है। तब मुसलमान जो है इस गठबंधन को वोट देने के बारे में सोच सकता है या उसकी इच्छा हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी बात इतनी हुई है कि आनंद कुमार की कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो रही है, लेकिन मायावती ने अभी तक कांग्रेस के नेताओं को मिलने का समय नहीं दिया है। प्रियंका वाड्रा के कई उनके जो सहायक हैं वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं मायावती से समय मिल जाए, मिला नहीं है। और मायावती समय तभी देंगी, मेरा ये मानना है, जब वो अपना मन बना लेंगी। साथ जाना होगा तो समय मिलेगा, साथ नहीं जाना होगा तो सीधे मना कर दिया जाएगा। और ये फैसला मायावती ज़्यादा उम्मीद है कि अगस्त के बाद लेंगी। अगस्त में वो कई सम्मेलन करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह, और इन सम्मेलनों में वो अपने पुराने लोगों को, नेताओं कार्यकर्ताओं को बुला रही हैं। उनसे ये अपील करने वाली हैं कि अपने परिवार के बेटे बेटियों को पार्टी से जोड़िए। उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी की दुर्दशा इसलिए हुई है कि दलित समाज का युवा बीजेपी की ओर चला गया है, उसको वापस लाना चाहती हैं। और उसको वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि ये दिखाई दे कि वो राजनीतिक रूप से अभी भी एक गंभीर या बड़ी प्लेयर बनी हुई है। उसके लिए ज़रूरी है बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़े, और ये मुसलमान हो सकता है। न तो अति पिछड़ा आने वाला है अभी, न ही सवर्ण आने वाले हैं, उनका कोई सवाल नहीं है, और यादव के आने का तो सवाल ही नहीं है, और न ही दलित समाज के दूसरे जो धड़े हैं वो अभी आने के मूड में दिखाई देते हैं। तो उनको एकमात्र उम्मीद जो है वो नज़र आती है मुस्लिम वोटों से, मुस्लिम समाज से। इसीलिए स्थानीय निकाय के चुनाव में उन्होंने अधिकतर जो टिकट है वो मुस्लिम समाज को दिए। उन्होंने इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी दिया था। तो वो ये प्रयोग जो है काफ़ी समय से कर रही हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। उनको सफलता मिल सकती है अगर एक ऐसी पार्टी साथ में आ जाए जिसके प्रति मुसलमान इस समय नरम रुख अख्तियार कर रहा है, जिसके बारे में मुसलमान को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से यही पार्टी लड़ सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और बीएसपी दोनों नेशनल पार्टी हैं। अलग अलग राज्यों में बसपा का जनाधार भले ही कम हो, लेकिन है, और कांग्रेस पार्टी से वो मिलती है तो उसकी दोनों की ताकत बढ़ती है। तो क्या ये गठबंधन होगा? अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये गठबंधन हो। इस गठबंधन का असर तत्काल जो है वो तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक गठबंधन हो। मायावती बीजेपी से नाराज़ है, लंबे समय से बीजेपी का साथ दे रही हैं। ये धारणा बनने दिया उन्होंने कि वो बीजेपी की बी टीम बन गई हैं, पिछलग्गू बन गई हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगी। लेकिन उनके भाई के बारे में, भतीजे के बारे में जो अभी एक अंग्रेज़ी दैनिक में खबर छपी कि किस तरह से उनको सैकड़ों फ्लैट कंसेशनल रेट पर मिले और उसका क्या हुआ, उस खबर से उनको लगता है कि ये खबर सरकार की ओर से आई है। नाराज़गी उनकी वो है कि हम आपके कहने से सब कुछ कर रहे हैं, तब भी आप हमारे खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं। अब इस नाराज़गी को बीजेपी दूर करना चाहती है कि नहीं, दूर करेगी कि नहीं, पता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा उथल पुथल होने वाला है, और अगर ऐसा होता है, ये बहुत बड़ा अगर मगर है, अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होना है तो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय यादव मुस्लिम वोट पर ही टिकी हुई है। जिस दिन मुस्लिम वोट में बंटवारा हुआ और वो निकलकर इस धड़े के साथ आया, अगर बसपा कांग्रेस का अलायंस होता है, इसके साथ आता है, तो समाजवादी पार्टी एकदम धड़ाम से नीचे आएगी। फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा।
लेकिन इसका फ़ायदा जो है, अगर ये अलायंस होता है तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को तो होगा ही, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिश ही यही है, भावनात्मक मुद्दे उठाना, बाकी मुद्दों को उठाना। उसका मकसद होता है कि किसी तरह से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो। अगर बंटवारा नहीं हो रहा है तो फिर पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन हो। तो अगर बंटवारा हो जाता है तो बीजेपी को पोलराइजेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, फिर उसका काम इस बंटवारे से ही चल जाएगा। लेकिन बीजेपी का ये फ़ायदा कांग्रेस और बसपा का भी फ़ायदा बनेगा और नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी और मायावती को। अगर मायावती के स्वभाव को आप जानते हैं तो पहले भी था, लेकिन 2019 में गठबंधन करने के बाद और टूटने के बाद वो अगर एक चीज़ उनको सामने विकल्प हो कि बीजेपी का नुकसान करना है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का, तो उनकी प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नुकसान करना। तो वो समाजवादी पार्टी को काना बनाने के लिए खुद अंधा होने को तैयार हैं। ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण। अब ये अगले 2-2.5 महीने में ये एक ठोस स्वरूप ले लेगा कि किस ओर जा रहा है, गठबंधन किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, अलग लड़ रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं, क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल होगा जयंत चौधरी किधर जाएंगे। जयंत चौधरी, मैंने जैसे शुरू में कहा कि दोनों नावों की सवारी कर रहे हैं। वो उस गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, बशर्ते बीजेपी की ये 3 नेता उनके रास्ते में अड़ंगा न डालें। तो राजनीतिक बदलाव की शुरुआत पटना से नहीं लखनऊ से होगी, ये मानकर चलिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।